जब आप नीचे से ऊपर उठते हैं मेहनत करके, और आप बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं और मुश्किल जिंदगी देखते हैं, तो बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलता है, और वो आपकी पर्सनालिटी में एक निखार लाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि वो जो ट्रेनिंग सेंटर में जो हमारी लाइफ थी, और जो मेरे दोस्त बने ट्रेनिंग सेंटर में, वो आज भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त वही हैं, और वो आज भी जो हैं, वी कंटिन्यू टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है मेरी जिंदगी में। जी हाँ सर। सर ये जो बेसिकली आप जैसे प्लान किए थे लाइफ, उसके हिसाब से नहीं होता, तो आपके लाइफ के जो भी आपका जर्नी है उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। हाँ, वेरी वेरी ट्रू, यू आर वेरी राइट। जो हम प्लान करते हैं वो जनरली नहीं होता, लेकिन अगर वी हैव द ऑडेसिटी टू थिंक बिग, अगर हमने कुछ बड़ा सोचा है जिंदगी में करने का, हमें उम्मीद है अपने आप से। सर कैन यू हियर मी? यस, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा। आपका वॉइस थोड़ा बीच में नहीं आ रहा था सर। हाँ, सुन पा रहे हैं, ओके, बताइए। मैं ये कह रहा था कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर हमने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचा है, कुछ बड़ा करने का ठान लिया है, और हमें उम्मीद है जिंदगी से और अपने आप से कि हम ये कर पाएंगे, और फिर हम उसके लिए खूब जम के मेहनत करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं शिखर तक, एक ऊंचे मुकाम तक जरूर पहुंचते हैं। सर ये जो आपका जर्मन का सफर था उसमें आपका ट्रेड क्या था? और बेसिकली आप व्हाट वाज योर वर्क, आपका काम क्या था? यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हमें बोल रहे हैं, मुझे स्पेशली बोल रहे हैं कि आप मैम हिंदी में बोलिए, तो मैं हिंदी में बात करना चाहूंगी आपसे सर। आपका ट्रेड क्या था और आप क्या काम करते थे सर? बेसिकली क्या वर्क प्रोफाइल था आपका सर? ओके, उन दिनों एक ट्रेड हुआ करता था जिसका नाम अब बदल गया है। उसको कहते थे, उस ट्रेड को, एयरफील्ड सेफ्टी ऑपरेटर। और मैं एज एयरफील्ड सेफ्टी ऑपरेटर, जो मेरा जॉब प्रोफाइल था वो ये था कि एयरफोर्स में जहाँ फ्लाइंग होती है वहाँ एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जहाँ से जितने भी जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते हैं, उनकी जो कंट्रोलर्स होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, उनको गाइड करते हैं, उनको एडवाइज करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। अ, तो एज एयरफील्ड सेफ्टी ऑपरेटर हमारा काम है कि हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं उनको असिस्ट करें। एक काम ये होता है। दूसरा काम ये होता है, बहुत ही जरूरी, क्रैश फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू का। कि मान लीजिए कोई एरोप्लेन जो है वो, उसमें इमरजेंसी हुई और क्रैश हो गया, तो उसमें सबसे पहले वहां पे जाना है क्रैश फायर टेंडर लेके, और उसमें से पायलट को निकालना है, रेस्क्यू करना है उनको सेफली। और फिर अगर कोई आग लगा हुआ है तो फिर उसको बुझाना है। तो ये काफी चैलेंजिंग था। हम नहीं चाहते थे, हम डेली यही सुबह सुबह प्रार्थना करते थे कि ऐसा कुछ भी ना हो, किसी के साथ कोई हादसा ना हो, सब लोग सेफ रहें। लेकिन एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो कंट्रोलर्स को असिस्ट करने का काम था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था। तो बेसिकली आप सेफ्टी पार्ट भी देखते हैं सर? हाँ, मतलब यू कैन से क्रैश फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू, मतलब क्रैश हुआ, आग लगी, तो उसको बुझाना, एंड पायलट को रेस्क्यू करना या पैसेंजर्स को रेस्क्यू करना। सर बेसिकली जैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, यरमन का जो ट्रेनिंग सेंटर है चेन्नई में है, तंबरम बोल के एक जो जगह है वहाँ पे है। तो आपकी भी ट्रेनिंग शायद वहाँ पे हुई होगी सर। तो हाँ, ट्रेनिंग आप, सेक्टर्स कई हैं, लेकिन सॉरी, मेरी ट्रेनिंग तांबरम में हुई थी, आप सही कह रही हैं। तो सर उसका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आपका जर्नी कैसा रहा, आपको वहाँ पे पहुंच के कैसा लगा? उस जगह का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो अगर आप शेयर करना चाहे तो। हाँ, आप बात कर रही हैं इनिशियली जब मैं एज एन एयरमैन ट्रेनिंग के लिए तांबरम पहुंचा जी था, हाँ। तब का जो जी हाँ एक्सपीरियंस सर। है। डॉक्टर बनना था, और फिर एएफएमसी ज्वाइन करना था, मतलब बनना तो क्लास वन ऑफिसर था। तो वहां पहुंच के पता लगा कि हम तो क्लास वन वाले जॉब में आए नहीं हैं, हमने तो कुछ और चुन लिया है। तो कुछ दिनों में ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा डिसीजन गलत हो गया है, ये नहीं बनना था, क्योंकि कुछ बड़ा करना है लाइफ में। अब जिंदगी में ये पहला एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था मैंने इंडिपेंडेंटली। तो मेरे पास चॉइस था कि मैं एप्लीकेशन डालूं, वापस आऊं, ट्रेनिंग से वापस आऊं,
लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता था, तो मैं वापस कदम खींचने के बजाय मैं आगे बढ़ना चाहता था। तो मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट करी, और ट्रेनिंग कंप्लीट भी बहुत अच्छे से करी। काफी मतलब रिगरस ट्रेनिंग था, मतलब काफी मुश्किल ट्रेनिंग होता है। और जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, 16 महीने की ट्रेनिंग थी हमारी। और उसके बाद जो है फिर जो है आगे बढ़े एंड फिर वो ऑफिसर भी बने। और मुझे एक चीज याद है कि वहां पहुंचते ही पहले ही हफ्ते में, पहले ही वीक में मेरी गार्ड ड्यूटी लग गई। तो एक पोस्ट था वहां पे, गार्ड ड्यूटी लग गई, और एक बंदूक भी दिया गया। असली बंदूक नहीं था वो, क्योंकि हम ट्रेनी थे। नकली बंदूक था, डमी था, उसमें कोई फायरिंग नहीं कर सकते थे। तो एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, अब मेरी जो 2-2 घंटे की शिफ्ट थी, 2 घंटे की ड्यूटी, 4 घंटे का फिर रेस्ट। तो मेरी एक रात को 2 बजे से 4 बजे तक का शिफ्ट आया। और मुझे अभी भी याद है कि मैं वहां बैठकर उस अंधेरे में उस पोस्ट पे बहुत रोया, अकेले बैठ के, कि अभी जो है कुछ दिनों पहले तक मैं घर में था, घर वाले बोलते थे कि मैं बच्चा हूँ, मतलब देखभाल करते थे और पैम्पर करते थे, और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं ये बंदूक लेके मतलब इस पोस्ट को गार्ड कर रहा हूँ। तो सर ये आपका इमोशन था या फिर मतलब आपको अंदर से ये लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल काम कर रहा हूँ? क्या था, कैसा फीलिंग्स था वो सर? नहीं, ये एक इमोशनल मोमेंट था। ऐसा नहीं लगा था कि मैं स्पेशल काम कर रहा हूँ, बट मुझे लगा कि हाँ, मैं अचानक बड़ा हो गया हूँ। मतलब अचानक एक हफ्ते में, 10 दिनों में मैं बहुत मेच्योर हो गया हूँ, और मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं मतलब ये पोस्ट को गार्ड कर सकूं रात को। तो सर ये चेन्नई से जो आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ, उसके बाद आपका अपकमिंग जो जर्नी था वो कैसा रहा सर? वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, जब वहां पे ट्रेनिंग खत्म हुई, 16 महीने के बाद, तो पहले तो मैं कोर्स में सेकंड टॉपर था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, फिर से हमारी तरफ से, हमारी सारी दर्शकों की तरफ से। थैंक यू। तो फर्स्ट जो बंदा आया, वो एक स्पोर्ट्समैन था, तो उसको स्पोर्ट्स के एडिशनल मार्क्स मिल गए, इसलिए वो फर्स्ट आया। और मैं ओवरऑल पूरे कोर्स में जो सेकंड टॉपर था। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है वो हैदराबाद के किसी एक यूनिट में आ गई। तो मैं कहूँगा कि मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे एक अच्छे शहर में पोस्टिंग मिल गई, हैदराबाद में। और वहां पहुंचते ही जो है लोगों ने गाइड किया, अच्छे लोग मिले, और उन्होंने बोला कि तुम फटाफट जो है आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ। और मुझे बढ़ाना भी था। तो एक ये है कि जिंदगी में जो आप चाहते हैं और ढूंढते हैं, तो फिर जो है वो आपको मिलता है। तो मुझे अच्छे लोग और अच्छी गाइडेंस मिली, और मैंने जाते ही एडमिशन लिया। एंड जो है 3 साल में जो है मैंने वहाँ पे जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का बड़ा शौक था। एंड इंग्लिश अच्छी थी मेरी, बिकॉज ऑफ माय गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में स्कूलिंग की गई थी। तो मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लिया। और जब मैं जैसे ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हुआ, तो अ, मैंने सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एग्जाम क्लियर किया था। उसके बाद फिर मैं उसके लिए इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाया किसी वजह से। और 2 बार जो है मैंने सीडीएस का एग्जाम भी क्लियर किया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी आर्मी के लिए। 2 बार मैंने एसएसबी भी दिया, और दोनों बार मैं नाकाम रहा। और जब मैं हैदराबाद की उस यूनिट में था वहाँ पे, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा क्रैश फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू का जॉब प्रोफाइल था। तो वहाँ पे एक और काम होता था कि जब रात में एरोप्लेन्स की फ्लाइंग होती थी, वहाँ ट्रेनिंग फ्लाइंग होती थी, जो पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते थे उनकी फ्लाइंग होती थी। उनको ट्रेनिंग सेंटर था वो पायलट्स के लिए। तो वहाँ पे जब रात में फ्लाइंग होता था, तो एक गूजनेक कहते हैं, एक लाइट होता था, एक डब्बा होता था काला सा। और किरासन, उसमें केरोसिन ऑयल होता था, किरासन का तेल। और उसको हम रनवे के दोनों तरफ ऐसे बिछाया जाता था, और उसको जला दिया जाता था। और जो रनवे लाइट्स होते हैं उसका वो एक बैकअप होता था, कि अगर कोई जहाज लैंड
लैंडिंग के लिए आए और रनवे लाइट्स इमरजेंसी में अगर चला गया, ऑफ हो गया, तो फिर वो जो केरोसिन लैंप्स हैं, मतलब किरासन से तेल से जलते हुए जो बोटनेक है, वो उसके सहारे जहाज सेफली रनवे पे लैंड कर जाए, उतर जाए। तो मुझे याद है कि हम 77 कूदने के समय लगाने पड़ते थे, और जब फ्लाइंग खत्म होती थी तो उठाने पड़ते थे। और फ्लाइंग कभी कभी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे खत्म होती थी। तो जब 77 कूदने हम उठाते थे, तो हाथ जो है वो, दोनों हाथ जो है वो बिल्कुल काले हो जाते थे, बिल्कुल ब्लैक वो। और जब मैं उन काले हाथों को देखता था तो मैं अपने आप को कहता था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, इससे बेहतर कुछ करना है, इससे ऊपर कहीं जाना है। और दूसरे ऑफिसर्स को जब मैं देखता था तो उन्हें देख के भी मुझे ऐसा लगता था कि जो है मुझे, मैं भी ऑफिसर बन सकता हूँ। बहुत सारे ऑफिसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, जब मैं वहाँ ऊपर होता था टावर में असिस्ट करता था कंट्रोलर्स को, तो वहाँ बड़े ऑफिसर्स बैठे होते थे, पायलट्स, कंट्रोलर्स। तो उन्हें देख के लगता था कि ये ऑफिसर बन गए हैं तो मैं भी ऑफिसर बन सकता हूँ, आई टू कैन बिकम एन ऑफिसर। ये फीलिंग हमेशा आती थी। खैर उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर वो कंप्लीट हुआ, तब तक मेरी पोस्टिंग हो गई थी जलंधर, पंजाब में। और मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट करते ही फिर मैंने एफकेट के लिए एग्जाम लिखा, और एफकेट का एग्जाम मैंने क्लियर किया। और 2005 में एसएसबी क्लियर हुआ मेरा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एंड उसके बाद नवंबर 2005 में कॉल लेटर आया, एंड 2 जनवरी 2006 को मैंने हैदराबाद जो है एयरफोर्स एकेडमी, वहाँ पे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे रिपोर्ट किया, जहाँ से एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में जो ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी, वहाँ एक सेकेंड इनिंग शुरू हुआ एयरफोर्स का। सर आपका जो ये अचीवमेंट्स है फ्रॉम लो टू हाई वाला, एंड ये आपका जो एक्सपीरियंस ये काफी ज्यादा वंडरफुल रहा है, चैलेंजिंग भी रहा है। लेकिन कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस थे आप कि आप अपने आप को एक ऑफिसर के रूप में देखना चाह रहे थे, या फिर मतलब कैसा लगता था आपको उस टाइम पे ये सोच के हाँ मैं कर लूंगा ये वाला चीज, ये कैसे आया और क्या बोलना चाहेंगे आप इसके, इतना कॉन्फिडेंस थे क्या आप? हाउ कॉन्फिडेंट यू वर? ये कॉन्फिडेंस आया था मतलब एक अच्छी स्कूलिंग की वजह से। और मेरा इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश वाज वेरी गुड। एंड बिकॉज ऑफ माय गुड स्कूलिंग आई हैड दिस कॉन्फिडेंस। एंड मैं मेहनत बहुत करता था। तो मेहनत करने की जो मेरे अंदर क्षमता थी, और कुछ कर गुजरने की जो क्षमता थी, मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता था। तो इन चीजों से जो है मुझे ये कॉन्फिडेंस देता था कि मैं ऑफिसर बन सकता हूँ, आई टू कैन बिकम एन ऑफिसर। और मैं ऑफिसर्स को ना इमिटेट करता था, मैं उनको देखता था वो कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, वो कैसे उठते बैठते हैं, वो कैसे कंडक्ट करते हैं। तो आई यूज टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, मैं उनसे ये सीखता था और अपने पर्सनैलिटी में उसको शुमार करता रहता था, ऐड करता रहता था। सर आपका जब कमीशन हुआ, फर्स्ट कमीशन जब हुआ एज एन ऑफिसर, उसके बाद का जर्नी कैसा रहा आपका? आप उसके बाद आपका जब पोस्टिंग आया उसका, उसके बारे में कुछ बताइए सर। मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। जी हाँ सर। हाँ, ओके। तो 15 दिसंबर 2006 को मुझे कमीशनिंग, प्रेसिडेंट्स कमीशन मिला। एंड आई वाज कमीशनड इनटू द एजुकेशन ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और मेरी पोस्टिंग जो है वो फिर से मैं चेन्नई में, मेरी पोस्टिंग हो गई। तो मतलब फर्स्ट इनिंग्स भी मेरी एयरफोर्स में चेन्नई से शुरू हुई, सेकेंड इनिंग्स एज एन ऑफिसर फिर से चेन्नई में शुरू हुई। तो ये ऊपर वाले का कुछ करिश्मा था। और चेन्नई इज आगे भी, ऑलवेज बीन लकी फॉर यू देन। हाँ हाँ हाँ, तो इसके बाद मैं और भी एक इंटरेस्टिंग चीज आगे बताऊंगा चेन्नई से मिलता जुलता। तो उसके बाद मेरी वहाँ 3 साल में वहाँ पोस्टिंग था, और वो एक एयरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग विंग एडजुटेंट था। एंड आई वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ, मतलब सारे डिसिप्लिन ऑफ ट्रेनिंग, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनका आना, उनका पासिंग आउट परेड, एंड उनका रहना खाना, एवरीथिंग, वो सब मेरी जिम्मेदारी थी। एंड उसके अलावा मैं इंस्ट्रक्टर भी था, तो मैं उनका उनका क्लासेस भी लेता था, जनरल सर्विस नॉलेज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स का, ये क्लासेस भी मैं ट्रेनीज के लिए लेता था, एयरमैन ट्रेनीज के लिए।
तो 3 साल एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ चला गया, और चंडीगढ़ एक फ्लाइंग बेस है, और वहाँ पे मैं एडजुटेंट था। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट होता है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था, ऑफिसर इंचार्ज राशन एंड कैटरिंग था। उसके अलावा मैं एजुकेशन ऑफिसर तो था ही, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था एफओ स्कूल चंडीगढ़ का, जहाँ हमने बहुत अच्छे काम किए। तो एजुकेशन जो है वो बहुत क्लोज था, मेरे दिल के बड़े करीब था। और उसमें मुझे एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाकी कामों के अलावा मुझे वो एजुकेशन वाला पार्ट देखना बहुत मजा आता था हमेशा से। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद चला गया, वहां भी इसी तरह के कुछ अपॉइंटमेंट्स थे मेरे। एंड देन फिर वहां से एक बिल्कुल कंप्लीट प्रोफाइल चेंज हुआ जब मेरा ट्रांसफर हुआ सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड में। और मैं वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल था, और सैनिक स्कूल तिलैया का जो एनसीसी यूनिट था स्कूल का, मैं उसका ऑफिसर कमांडिंग भी था। तो वो एक कंप्लीट प्रोफाइल चेंज था। वो एक डेपुटेशन था, और पहली बार एक प्योर एकेडमिक इंस्टीट्यूट में मैं आया था, जहाँ और कुछ नहीं करना था और टोटली एकेडमिक्स देखना था। एंड वो जो था बड़ा ही चैलेंजिंग था। वहाँ पे तकरीबन 1300 से 1400 स्टूडेंट्स थे, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। रेजिडेंशियल स्कूल, आपके पास 24 घंटा। आप ये सोच लीजिए कि घर में 2 बच्चे होते हैं तो माँ बाप को कितना बिजी रखते हैं। मेरे पास मेरे अपने 1400 बच्चे थे, और आई यूज टू बिहेव लाइक मैं उनका फादर फिगर हूँ। तो मैं काफी बिजी रहता था, बट इट वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी सेटिस्फाइंग। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन 2.5 साल के टेन्योर में जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्कूल के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को तोड़ा और नए रिकॉर्ड्स बनाए। क्लास 10 बोर्ड का रिजल्ट, क्लास 12 बोर्ड का रिजल्ट, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिजल्ट, ये सब रिकॉर्ड्स नए सिरे से बने। मतलब दे डिड अमेजिंगली वेल। एंड उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया वहाँ पे बच्चों के साथ काम करके। वहाँ उसके बाद फिर मैं वहाँ से नेशनल डिफेंस एकेडमी पोस्टिंग चला गया एज एन इंस्ट्रक्टर। तो अब तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में इतने सारे कैडेट्स होते हैं। एक ड्रीम जॉब है, मतलब हमारे यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। तो वहाँ मैं इंस्ट्रक्टर था, और वहाँ मैं डिफेंस इकोनॉमिक्स पढ़ाया करता था बच्चों को। उसके अलावा मैं एक स्क्वाड्रन काउंसलर भी था। और फिर वहां से मैं स्टाफ ऑफिसर बन के सदर्न एयर कमांड ट्रिवेंड्रम चला गया। स्टाफ ऑफिसर जब मैं बना तो ऑपरेशंस ब्रांच में था मैं। तो ऑपरेशंस एयरफोर्स में फ्लाइंग रिलेटेड होता है। तो उस वक्त वहाँ पे केरला फ्लड्स आया था 2018 में, और हमने जो है एयरफोर्स ने और नेवी ने मिलकर बहुत जबरदस्त काम किया था। और हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस किए थे हम लोगों ने। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस, बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था कि हम इतने सारे लोग जो फंसे हुए थे, उनको जो है बचाया गया इतनी मुश्किलों से। एंड उसके बाद फिर मैं साउथ ब्लॉक आ गया, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और 2 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में साउथ ब्लॉक में एक वो पावर सेंटर है, जहाँ पे मिनिस्टर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और आर्म्ड फोर्सेस के भी ऑफिसर्स हैं। तो वो एक बिल्कुल ही बहुत ही टॉप लेवल, नेशनल लेवल पे हमने काम किया। उसी वक्त जो था जनरल बिपिन रावत भी उसी दौरान अपॉइंट हुए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसी टाइम मैं वहीं था। तो वो भी फॉर्मेशन ऑफ सीडीएस का पोस्ट भी हमने देखा वहाँ पे। तो इट वाज ऑल अ लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर मैं वहीं से एक लोकल पोस्टिंग पे गया, जहाँ मैं सिक्योरिटी ऑफिसर था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस का। एंड फिर वहाँ से वहीं रहते हुए मैंने प्री मेच्योर सेपरेशन, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन डाला मैंने दिल्ली से ही। और फिर मेरी पोस्टिंग आ गई थी, वापस से मेरी पोस्टिंग आ गई थी चेन्नई। तो आए तो मैं मुझे गेस तीसरी लगा बार, ही था ये बात आपको सुन के। व्हेन मैं यू सेड तीसरी बार कि आगे आने वाला है चेन्नई वाला बात, मुझे आपका ये बात सुन के लगा था कि आपका पोस्टिंग वापस से चेन्नई ना आ गई हो, तो वापस चेन्नई आ गए। हाँ, चेन्नई तो से आपका आपका बहुत गैस भी, कनेक्शन है। हाँ। तो ये जब चेन्नई की मैंने पोस्टिंग देखी, तो ये भी एक इंडिकेशन था कि बस मतलब ऊपर वाले ने डेस्टिनी किया है कि जो सर्कल है जिंदगी का, वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट इनिंग्स वहीं से शुरू हुआ एज एन एयरमैन,
सेकंड इनिंग्स एज एन ऑफिसर वहीं से शुरू हुआ, और मैंने बोला अब यूनिफॉर्म उतारना भी, मतलब जहां यूनिफॉर्म पहना था मैंने वहीं यूनिफॉर्म उतारा है चेन्नई में। एंड 31 जुलाई 2002 को फिर मैंने वहाँ पे मुझे प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया, एंड यूनिफॉर्म जो है मैंने हैंग किया। दैट्स लवली सर एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड काफी सीखने वाला चीज है आपके लाइफ से। सर आप जब एफकेट के प्रिपरेशन कर रहे थे दैट टाइम यू वाज वर्किंग आल्सो एज एन एयरमैन, राइट सर? तो यस। उस दौरान आपका जैसे प्रिपरेशन था, एफकेट का प्रिपरेशन काफी टफ होता है, तो उस दौरान आप काम भी करते थे एज एन एयरमैन, आप वाज आल्सो वर्किंग ओवर देयर, तो काम करते हुए आप एफकेट का आपका प्रिपरेशन कैसे किया आपने, कितना टफ रहा, और आपका स्ट्रेटजी क्या था, मतलब आप कैसे क्या करते थे, कैसे मैनेज करते थे? ड्यूटी आवर्स हमारे काफी लंबे होते थे, और लेकिन ड्यूटी आवर्स के बाद का जो समय था, जो वक्त था, वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो सिर्फ पढ़ाई में ही लगता था मेरा। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, जो मेरे दोस्त थे वहां पे, जो दूसरे हम, तो हमारा एक सर्कल था, और वो सब ऐसे ही लोग थे जो जिंदगी में जिनको कुछ करना था, आगे बढ़ना था। कोई बैंक पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, कोई सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा था। तो हमारा एक ग्रुप था, तो फिर हम मतलब एक दूसरे के लिए एक तरह से मोटिवेशन थे। तो ड्यूटी खत्म हुई, हम आए, रेस्ट हुआ थोड़ी देर, एंड देन हम पढ़ाई में लग जाते थे। और मुझे याद है कि हफ्ते में एक दिन शाम को, फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे इवनिंग या शुक्रवार के शाम को, हम बाहर जाते थे या एक साथ बैठ के थोड़ा एंजॉय करते थे, कुछ खाना बनाया, स्पेशल खाया। लेकिन बाकी जो पूरा हफ्ता था, ड्यूटी के अलावा वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में गुजरता था। तो टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन्ड लाइफ था, एक टाइम को हम अच्छी तरह मैनेज करते थे। जिंदगी में कुछ करने की चाहत थी, उसके लिए मेहनत भी करते थे। तो बहुत मुश्किल नहीं था। एंड इंग्लिश अच्छी थी, एफकैट में इंग्लिश आता है, तो मुझे ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और मैगजीन्स में पढ़ता रहता था, जैसे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स अपडेट होता था। थोड़ी बहुत मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ी थी मुझे। तो इस तरह से मतलब एफकेट एग्जाम वाज लाइक ओके। उससे पहले तो मैंने सीडीएस भी क्लियर किया था, तो दैट वाज, वो भी ऐसे ही क्लियर हो गया था। मतलब मेहनत, तो मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी क्लियर कर सकता है, कोई भी कर सकता है, हमारे दर्शक भी कर सकते जी हाँ सर। आप जब एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में पहुंचे हैदराबाद में, तो वो उसका जर्नी कैसा रहा, वहां पे जाके आपको कैसा लगा, या फिर वहां का अगर कुछ स्पेशल मोमेंट, या फिर आप कुछ चीज हम लोग हमारे दर्शकों के लिए अगर बताना चाहे तो हैं। हाँ, कुछ तो कुछ आप, कुछ चीजें होता है जो हमेशा लाइफ में रह जाते हैं हमारी मेमोरीज में, तो उसकी जर्नी और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो एक्सपीरियंस आपने किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। तो आप मुझसे पूछिए कि एयरफोर्स एकेडमी में जब मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए पहुंचा, जी हाँ। एफकैट क्लियर करने, एसएसबी एफकैट और एसएसबी क्लियर करने के बाद, तो वहां की ट्रेनिंग की बात आप पूछ जी रही हैं। तो जब मैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो एयरफोर्स एकेडमी से बस आती है, सारे कैंडिडेट्स वहां इकट्ठा होते हैं, उनको लेकर वो एयरफोर्स एकेडमी लेकर जाते हैं। तो मैं कोने में बैठ के और सारे कैंडिडेट्स को देख रहा था, सारे कैंडिडेट्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसमें बड़े स्मार्ट और हैंडसम लड़के थे, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्रेश आए हुए हैं। एंड बड़ी खूबसूरत और डायनामिक लड़कियां भी थी, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, बहुत खूबसूरत लड़कियां। तो मुझे थोड़ी देर के लिए मैं नर्वस हो गया कि पता नहीं, मतलब ये ट्रेनिंग मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, इनसे मैं कैसे compete कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया, थोड़ा मैं नर्वस जरूर हो गया, ये मैं एक्सेप्ट करूंगा। और मुझे उसके बाद फिर वहां पहुंचे और ट्रेनिंग शुरू हुई। और ट्रेनिंग तो बहुत ही टफ होता है, मतलब रात के 2 बजे हम उड़ जाते थे। 4 सेट कपड़ा जो है हमें, यूनिफॉर्म जो है अलग अलग 4 सेट धोना पड़ता था। और जो पिछले दिन का धुला हुआ 4 सेट यूनिफॉर्म को आयरन करना पड़ता था, क्योंकि शुरुआत के ट्रेनिंग में आपको धोबी की फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलती, तो ये सब पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। तो उसके बाद 3 बजे तक ये करके 3 बजे फॉल इन शुरू हो जाता था। सीनियर्स जो है 3 बजे बुलाते थे और वो ट्रेनिंग देते थे। 60 to 70% एयरफोर्स एकेडमी में जो ट्रेनिंग है वो सीनियर्स देते हैं।
और 3 बजे सुबह, 3 बजे मैं सुबह कहूंगा क्योंकि हम जग गए हैं। तो 3 बजे सुबह से ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। एंड जो है, दो चीजों में मुझे थोड़ा सा टफ लगा। वो एक था रोप क्लाइंबिंग, जो रस्से पे जो चढ़ते हैं ऊपर ऐसे। तो वो एसएसबी के दौरान भी एक रोप क्लाइंबिंग होता है आउटडोर, मतलब जीटीओ टास्क में। और मैंने वो नहीं किया था वहां जानबूझ के, क्योंकि वो मुझसे नहीं होता था, तो मैंने वो छोड़ दिया था। एंड शुरुआत की ट्रेनिंग में मैं रोप क्लाइंबिंग वहां पे एयरफोर्स एकेडमी में नहीं कर पाता था, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर रोप क्लाइंबिंग में करने लगा। और एक बार नहीं, 3 बार लगातार, मतलब एक बार चढ़ के उतर जाना, फिर कंटिन्यूअसली दूसरी बार चढ़ना और उतर जाना, और फिर तीसरी बार चढ़ना और उतर जाना। 1 महीने के अंदर इतना जो है स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गया था आर्म्स में कि हम ये मैं कर पा रहा था। दूसरा जो चैलेंजिंग सिचुएशन मैंने फेस किया वो था कि मुझे तैरना नहीं आता था। तो उसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे एक गुरु थे वहां पे, मेरे इंस्ट्रक्टर जूनियर वारंट ऑफिसर जॉन। और उन्होंने जो है मुझे वहां पे स्विमिंग सिखाया। बहुत कम समय होता है, बिकॉज ट्रेनिंग शेड्यूल इतना टाइटली पैक्ड होता है, आपको आपको टाइम ही नहीं मिलता सुबह से लेकर रात तक। मतलब सुबह 2 बजे से रात के 10 बजे कब बज जाते हैं आपको पता नहीं लगता, और 10 बजे लाइट्स आउट, आपको सोना है, फिर 2 बजे जग जाना है। तो मैं जॉन साहब का बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूँ। उनके वजह से मैंने वो पास किया स्विमिंग बहुत अच्छे तरीके से। और जूनियर टर्म में, जो 6 महीने की जूनियर टर्म थी, उसको मैंने टॉप भी किया था। जूनियर टर्म का मैं टॉपर था वहां पे। तो जो मेरा वो डाउट था, जो नर्वसनेस था कि मैं इन लोग इन कैंडिडेट्स के साथ compete कर पाऊंगा या नहीं, वो मैंने प्रूव किया जूनियर टर्म में टॉपर बन के। और मैंने अपने स्क्वाड्रन को डिबेट कंपटीशन, इंटर स्क्वाड्रन डिबेट कंपटीशन में भी मैंने, इंग्लिश डिबेट कंपटीशन मैंने रिप्रेजेंट किया था। और उसके अलावा जूनियर टर्म जब खत्म हुआ और मैं सीनियर टर्म में, मुझे स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन का अपॉइंटमेंट भी मिला। तो वहां पे 4 स्क्वाड्रन थे, और स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन जो होता है वो टॉप मोस्ट अपॉइंटमेंट होता है स्क्वाड्रन का। तो मैं अपने स्क्वाड्रन का स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन था। तो बड़ा ही अच्छा सफर रहा। इट वाज वेरी रिग्रेस, 1 साल कैसे गुजर गया बिल्कुल पता नहीं चला। और 15 दिसंबर 2006 में जो है कमीशनिंग मिल गई। एंड मैं एक फ्लाइंग ऑफिसर बन के पास आउट हुआ वहां से। दैट्स लवली, क्वाइट इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ योर लाइफ सर। सर, अभी जो फिलहाल का एफकेट का जो सिलेबस है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को, युवा को, क्या कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड कौन सी चीज पढ़ने से ज्यादा आसानी होगी क्लियर करने में, उसके बारे में कुछ बताइए सर। एफकैट जो प्रेजेंट एफकैट का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश है। अगर किसी की इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो उसको इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। अगर लोग मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो जीके एंड जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन वैसे हो जाती है। एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड जो है मैथ्स के पे फोकस करना चाहिए। तो जो भी आपका वीक एरिया है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि एफकैट एज एन एग्जाम बहुत टफ नहीं है, और हमारे दर्शक भी उसको अगर मेहनत के साथ टाइम दे के प्रिपेयर करें तो वो क्लियर कर लेंगे। जी सर, जैसे आपने जब एफकेट का एग्जाम दिया था, उस टाइम पे यू वाज एन एयरमैन, आप ऑलरेडी सर्विस में थे। तो सर, इसका कुछ आपका फायदा हुआ इसमें? इसका कुछ स्पेशल कुछ काइंड ऑफ कोटा या फिर रिजर्वेशन रहता है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, जैसे एज एन एयर, सिविलियंस भी देते तो सिविलियंस जैसे एग्जाम देते उनका तरीका, या फिर आप एयरमैन होके अगर आप एप्टिट्यूड प्रेजेंट करते हो तो उसका कुछ डिफरेंशिएट है क्या सर? कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे कोई एयरमैन कैंडिडेट हो या सिविलियन कैंडिडेट हो, जो बाहर से कैंडिडेट आते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो बिल्कुल एक ही एग्जाम देते हैं, और वो एक साथ आपस में compete करते हैं। और एक एयरमैन कैंडिडेट को कोई उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल सिविलियन कैंडिडेट और एयरमैन कैंडिडेट
फेयर तरीके से आपस में compete करते हैं। सर अभी जैसे एयरमैन का रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया है, जैसे अग्निवीर के स्कीम के थ्रू सबको आना पड़ता है, तो उसका अग्निवीर जो है तो वो एफकेट में एफकेट के लिए डायरेक्ट आ सकते हैं सर? देखिए, अग्निवीर वायु जो ज्वाइन करेंगे और जो उनकी पहले 4 साल की जो उनकी सर्विस है, उस 4 साल के दौरान वो एफकेट के लिए अपियर नहीं कर सकते। लेकिन उसमें से ये कहा गया कि 25%, 25% जो लोग हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। तो जो लोग परमानेंट हो जाएंगे, अगर उनके परमानेंट होने के बाद जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है और एज है, तो मुझे लगता है कि एयरफोर्स जरूर उनको ऐसी पॉलिसी बनाएगी और उनको एक फेयर चांस दिया जाएगा कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, उनको ऑफिसर बनने का मौका जरूर दिया जाएगा। एयरफोर्स ऐसा पॉलिसी जरूर बनाएगी। सर आप जब एजुकेशन ऑफिसर थे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर रह चुका है आप? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले ताम्रम गया, कमिश्निंग के बाद फिर चंडीगढ़, फिर इलाहाबाद, फिर सैनिक स्कूल तिलैया, और उसके झारखंड में फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी, और उसके बाद मैं स्टाफ ऑफिसर था ट्रिवांड्रम केरला में। फिर मैंने साउथ ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था, और फिर वापस वहां से जो है मैं चेन्नई गया, जो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। इसमें से सबसे फुलफिलिंग, सबसे चैलेंजिंग, सबसे मजेदार पोस्टिंग जो था वो सैनिक स्कूल वाला था, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग काम था। 1300-1400 बच्चे, मतलब क्लास 1, वो छोटे बच्चे हैं, वहां से लेके 11-12 के बच्चे हैं, वो बड़े बच्चे हैं, एडोलेसेंस में हैं। उन सब के साथ डील करना, उन सबको गाइड करना, उन सबको मोटिवेट करना, एंड उन सब की देखभाल करना, एंड फिर उन जो बच्चों ने जो रिकॉर्ड्स बनाए, एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स जो नए बनाए, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो उन्होंने नए रिकॉर्ड्स बनाए, वो इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग था मेरे लिए, मतलब कि और बहुत ही फुलफिलिंग था। मतलब इतना ज्यादा, आप कोई भी काम करें तो एट द एंड ऑफ द डे आखिर में आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो उन बच्चों का बहुत रिस्पेक्ट मिला, बहुत इज्जत मिली, उनसे बहुत प्यार मिला। और जब आप प्यार देते हैं किसी को, रिस्पेक्ट करते हैं, और तो आपको प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। और वो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आज तक मुझसे कांटेक्ट में हैं। अभी भी उनको बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। तो इट वाज द सबसे सेटिस्फाइंग, सबसे चैलेंजिंग और सबसे अच्छी जो मेरी पोस्टिंग थी, वो सैनिक स्कूल तिलैया था। और वहां पे मुझे ये फील हुआ कि मुझे एजुकेशन सेक्टर से खास लगाव है, और इस टेन्योर में ही मैं ये डिसाइड किया कि मुझे आगे चलकर जो है कुछ इसी सेक्टर में मुझे कुछ आगे काम करना है, यूथ और स्टूडेंट्स के साथ काम करना है। और यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ कि आपका ड्यूरिंग योर पोस्टिंग जर्नी, आपकी जो जर्नी है आपकी पोस्टिंग, उसमें से फेवरेट पोस्टिंग आपका कौन सा था और क्यों था? तो उसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। आपका एनडीए का जो पोस्टिंग है वही आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड रीजन भी हम लोगों को पता चल गया कि क्यों लगा। सर इसमें और एक सवाल ऐड करना चाहेंगे आपके लिए। सर आपने अभी जो फिलहाल आपने बोला आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, तो इसका वजह क्या है सर? व्हाई डिड यू टेक लाइक वॉलंटरी प्रीमेच्योर, लाइक वॉलंटियर रिटायरमेंट रिटायरमेंट देखिए, क्यों ले लिया आपने? हाँ, कि जैसा मैंने बताया कि जब मैं सैनिक स्कूल में था डेपुटेशन पे, और जो वहाँ पे इतना जो काम किया और जो अच्छे रिजल्ट्स आए, तो वहीं पे एक नींव और फाउंडेशन कहीं से न अपने आप पड़ गई कि मुझे आगे चल के एजुकेशन के फील्ड में काम करना है, और एजुकेशन सेक्टर से मुझे एक खास लगाव हो गया। यूथ और बच्चों से मुझे एक खास लगाव हो गया। और मैंने वहां पर एक ये भी मुझे फील हुआ कि मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है, एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल। और
जो है मैंने फिर बाद ये डिसाइड किया कि आगे चल के मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके एजुकेशन के सेक्टर में आना है, और जो है मैंने इसलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। तो सर आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या सोच के रखे हैं सर, आप क्या करना चाहेंगे? जहां तक आपके बातों से लग रहा है कि कुछ एजुकेशन फील्ड्स में आप कुछ अपने आप को लेके जाना चाहेंगे, बट फिर भी हम जानना चाहते हैं कि लाइक आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरी एक एकेडमी है, उसका नाम है रैंकर्स एकेडमी, जो कि बोकारो स्टील सिटी झारखंड में बेस्ड है। और हम वहाँ पे बच्चों को एनडीए, जेई और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। एंड हमारे कई सारे जो रेप्यूटेड स्कूल्स इन दैट उस एरिया में रेप्यूटेड स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन है, जहाँ हमारी फैकल्टी जाके ट्रेनिंग देती है। और जहाँ जहाँ जिन स्कूलों में हमारा कोलैबोरेशन है, वहाँ मैं बच्चों को एनडीए ओरिएंटेशन क्लासेस देता हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर्स लेता हूँ उनके लिए, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लेता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं एक छोटे से जगह से बिलोंग करता था। और ऐसे जगहों पे ना हमारे जो यूथ हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता हम्म। है। तो गाइडेंस की बहुत कमी है। अगर गाइडेंस मिले तो हमारे बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। गाइडेंस की कमी की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो एक गाइडेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, और मुझे लगता है कि मैं आगे चल के बहुत जल्द अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं ये तमाम जो लोगों के सवाल आ रहे हैं एसएसबी के बारे में, एनडीए के बारे में, आर्म फोर्सेस के बारे में, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीज को मैं अपने चैनल पे आगे चल के कवर करूंगा। तो मैं दर्शक को बताना चाहूंगा कि प्लीज लुक आउट फॉर माई चैनल, मतलब बहुत जल्द शुरू होगा। सर को जरूर फॉलो कीजिए। तो सर जब भी चैनल लेके आएंगे तो आप लोगों का जितना भी सवाल है, जितना भी जो भी कंफ्यूजन्स है, वो सर जरूर हेल्प करेंगे। सर ये रहा आपका प्रोफेशनल सारी चीजें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की सारी बहुत चीजें हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे आप लोग आपने बहुत अच्छी अच्छी बात भी कहा है, जहाँ जिसके लिए हमारी जो दर्शक है, युवा है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी सारी चीजों के लिए। अभी थोड़ा पर्सनल बात करना चाहेंगे आपसे सर। आपकी हॉबीज क्या क्या है सर? ओके। सवाल आ मैं रहे थे यहाँ पे सर से, कुछ पर्सनल सवाल पूछा जाए तो हमारे दर्शकों के लिए ये पर्सनल सवाल हमारी तरफ से। ओके। मेरी हॉबी है, एक तो फिटनेस फ्रीक हूँ मैं, और फिटनेस भी तीन तरह की फिटनेस। एक है फिजिकल फिटनेस, तो उसके लिए मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। दूसरा है मेंटल फिटनेस, उसके लिए मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूँ। तो रीडिंग बुक्स जो है वो मेरी हॉबी है, अच्छी किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है। फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना हॉबी है। तीसरा है स्पिरिचुअल फिटनेस, वो भी बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअल फिटनेस रखने के लिए जो है मैं ऊपर वाले को याद करता हूँ, जैसे कि मेरे धर्म में है वैसे ही। और दूसरे धर्म के लोगों की जो आस्था है उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ। तो तो वैसे ये और सर फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप सर? ये तो हॉबीज हुआ, जैसे हम लोग करते भी है, लेकिन मान लीजिए आप अब जो चीजें आपको करना पसंद है आप कर चुके हो, आपके पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम रह गया, जहाँ मुझे लग रहा है आपकी पूरी लाइफ सुन के कि नहीं होती है, प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबेबली, बट फिर भी अगर कुछ टाइम आपका बच जाए फ्री टाइम, तो क्या करते हैं सर, क्या करना पसंद करेंगे आप सर? वो फ्री टाइम जो है वो टोटली फैमिली के लिए डिवोटेड है। तो फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। सर एक सवाल मैं और करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारा सवाल आ रहे थे यहाँ पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, जो लोग मदर टंग हिंदी है, इंग्लिश में बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए कुछ टेक्निक्स या फिर कुछ ऐसा उपाय जो हेल्प करे उनको? कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले चीज याद रखना है कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो भाषा कैसे सीखता है। सबसे पहले सुनता है। पहले मतलब 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने तक वो बच्चा सिर्फ सुनता है, और माँ बाप और आसपास के लोग सिर्फ उससे बातें करते हैं और वो सुनता है या सुनती है। तो आप
आपको अगर कोई भाषा सीखना है, मतलब अगर किसी को इंग्लिश सीखना है, तो उसको कुछ ना कुछ सुनना है, बहुत सुनना है। जब आप बहुत सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो लैंग्वेज की फॉर्मेशन होने लगती है। और उसके बाद आप पढ़िए, जो है आप रीड करिए, कोई सिंपल किताबें रीड करिए। मतलब ऐसा कुछ टफ चीज मत उठाइए कि सीधा आपने द हिंदू न्यूज़पेपर उठा लिया और आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सिंपल, हो सकता है फोर्थ मतलब फिफ्थ की बेसिक कोई से लिटरेचर। स्टार्ट करें आप बोल, बेसिक सुनने से शुरू करिए, चीजें। बेसिक चीजों से सुनने से शुरू करिए और रीड करना शुरू करिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज डेवलप होता रहेगा। जब आप सुनेंगे तो वोकेबुलरी भी इंक्रीज होगी, डिक्शन भी इंप्रूव होगा, प्रोनाउंसिएशन भी आप सीखेंगे कि कोई अच्छा जो स्पीकर है वो कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है, कैसे उसका उच्चारण कर रहा है सही तरीके से। तो ये है मेरा। तो सुने और पढ़ें, रीड करें। एंड लैंग्वेज पढ़ना मतलब सीखना 3 महीने 4 महीने में नहीं हो सकता, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। मतलब कीप एक ऑन साल ट्राई। के अंदर आपकी लैंग्वेज। या सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो सब लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ सवाल लेना चाहूंगी। एंड मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए वो सवाल का पूरा जवाब देने की कोशिश करें, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिले, मदद हो उस चीज से। सर एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, एनसीसी के स्पेशल एंट्री के लिए क्लास 12 के बाद क्या पढ़ना पड़ता है सर? सो आप अगर इसके बारे में कुछ बताना चाहे तो। देखिए, एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए क्लास 12 के बाद क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन करना है कंप्लीट, 3 इयर्स डिग्री कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना है। ग्रेजुएशन जब आप कंप्लीट करेंगे आपको एनसीसी की वैलिड सी सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। और आपको पढ़ाई भी करनी है खूब जम के, खूब मेहनत से, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स भी होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। या अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो भी उसमें 60% होना चाहिए। और फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको अगर आप आर्ट्स कॉमर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए आपके +2 लेवल में मैथ्स और फिजिक्स जरूर होना चाहिए, और दोनों में 50-50% मार्क्स होना चाहिए। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, 3 इयर्स ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनसीसी सीट सर्टिफिकेट लेना है और 60% मार्क्स लेना है। और फिर जब एडवर्टीजमेंट निकले, और इसका एडवर्टीजमेंट मुझे लगता है कि कब आता है ये, आई थिंक दिसंबर, जून एंड दिसंबर में इसका आता है जी एडवर्टीजमेंट। तो उसको फॉलो करें और अप्लाई करें। सर, एक सवाल और आया है किसी का, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, कैन आई जॉइन इंडियन एयरफोर्स विद द हाइट ऑफ 155 सीएम? सर 155 सीएम में ये एयरफोर्स ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं? ये उनका सवाल है। ये काफी इम्पोर्टेंट हाँ, सवाल है सर, बहुत सारे हाइट लोगों के मन में ये सवाल है। रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिख रहा है। तो उसमें मैं एक चीज क्लियर करूंगा कि एफकैट एंट्री के लिए, अगर आप एफकैट के थ्रू एयरफोर्स में आ रहे हैं और फ्लाइंग ब्रांच में फ्लाइंग के लिए आना चाहते हैं एज ए पायलट, तो बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए मिनिमम हाइट जो है वो है 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए एफकैट एंट्री। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए, एफकैट एंट्री में ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए, मतलब फ्लाइंग के अलावा जितने भी ब्रांचेस हैं, तो बॉयज के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो है 157.5 सेंटीमीटर, मतलब 157.5 सेंटीमीटर। और गर्ल कैंडिडेट्स के लिए वो है 152 सेंटीमीटर। तो अगर ये 155, ये सवाल जो है अगर किसी गर्ल कैंडिडेट से हैं, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर और एक सवाल आया, जैसे इस टॉपिक में हम लोग बात कर चुके हैं, बट फिर भी दोबारा लेना चाहेंगे इसमें। कैन वी स्पीक हिंदी इन एसएसबी इंटरव्यू? आप, हम हिंदी में बात कर सकते हैं क्या एसएसबी इंटरव्यू में? देखिए, एसएसबी में जब आप जाते हैं तो वहां पे जो असेसर्स होते हैं वो आपको ब्रीफिंग में ये बात बताएंगे कि आप, इंग्लिश में ये बोलते हैं, वेन एवर यू आर एट ए लॉस फॉर वर्ड्स स्पीक इन हिंदी बट ट्राई टू कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। मतलब जहां आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, जहां आपको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं इंग्लिश के, आप हिंदी में बोलिए।
और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप फिर इंग्लिश में बोलना शुरू करें। लेकिन मैंने पाया है कि मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स को देखा है एसएसबी क्लियर करते हुए जो जिन्होंने इंग्लिश मतलब जिन्हें बोलना नहीं आता था, तो डेफिनेटली उन्होंने ज्यादा हिंदी में बोला है। तो ये एक ट्रेनेबल क्वालिटी है। मतलब वहाँ एसएसबी में लोगों को पता है कि आप वहाँ जब एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे वहाँ माहौल ऐसा है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो आप हिंदी में बोलकर भी एसएसबी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। जी वापस ये सवाल आया था सर, एसएसबी के लिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट, इंग्लिश में बोलना जरूरी है क्या? सर अभी आपका सवाल दे चुके हैं, आप प्लीज दोबारा ये एक बार मैं डालूंगी, आप दोबारा देख लीजिएगा। और एक सवाल आया है सर, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनडीए आफ्टर क्लास 10, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? एनडीए के लिए क्लास 10 के बाद बहुत अच्छा सवाल है ये। मैथ्स फर्स्ट एनडीए का जो रिटन एग्जाम है उसका जो फर्स्ट पेपर है वो 300 मार्क्स का है मैथ्स का। और मैथ्स का जो पेपर है वो अच्छा, उसका लेवल काफी अच्छा है 11th-12th लेवल का। तो उसका सिलेबस देखिए और आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करिए। और जो सेकंड पेपर है उसमें इंग्लिश 200 मार्क्स का है। तो इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करिए। और उसके अलावा सेकंड पेपर में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स एंड जनरल अवेयरनेस के मार्क्स आते हैं। तो आप इन सब के लिए इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करिए, मैगजीन्स पढ़िए जीके, जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट इवेंट्स के लिए। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप उस पर, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं आप उस पर थोड़ा पढ़िए, नहीं भी हैं तो भी आपको पढ़ना है अंडर सम गाइडेंस। तो मैथ्स, इंग्लिश और अगर आप सोशल स्टडीज, करंट इवेंट्स पे आप ध्यान दें तो मुझे लगता है कि क्लियर करना एनडीए रिटन एग्जाम आपके लिए इजी हो जाएगा। सर लास्ट सवाल, और एक सवाल लास्ट लेना चाहेंगे। मुझे पता है आप हमें बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, लेकिन एक जस्ट लास्ट सवाल आपके लिए सर, अगर ये लेना चाहेंगे सर, क्योंकि ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग सवाल लगा सर। हाउ टू क्लियर एसएसबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जो भी है, मैम को सर को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, तो सर इनके लिए कुछ बताइए। देखिए एसएसबी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन करने से पहले आपको उस एग्जाम के बारे में अच्छी मालूमात हासिल करना है कि मतलब उसमें क्या चाहिए, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एसएसबी में क्या देखा जाता है, तो पहले उसके बारे में पता कीजिए। फिर आप प्रिपेयर करिए और प्रिपरेशन भी अंडर गाइडेंस करिए। एसएसबी का जो प्रिपरेशन है ना, अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस करेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे। एंड ऐसे लोगों के पास ना जाएं गाइडेंस के लिए जो एसएसबी खुद जिन्होंने कभी क्लियर ना किया हो, और जो 10 बार एसएसबी में खुद फेल होके आए हैं, तो वो फिर आपको यही बताएंगे कि वो उन्होंने क्या किया। तो उनके पास विनिंग फॉर्मूला नहीं है। तो आप अच्छे एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए कहीं पे भी जाकर, और आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन करिए, और मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। अ, तो सर हमारी जो भी वार्तालाप थी, हमारी जितनी भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन में बात किया है, आशा करते हैं हमारी युवाओं को बहुत सारी हेल्प, बहुत सारी मदद मिले है। और हम आगे आपसे और भी जुड़ना चाहेंगे, और आप ऐसे अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल जो है, मोटिवेशन जो है, ये देते रहिए हमारी युवाओं को। और आपने जैसे बोला है अभी थोड़ी देर पहले कि आप अपना यूट्यूब चैनल लाना चाहते हैं, जहाँ पे आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं दूसरे अपकमिंग जो भी टेक्निक्स है एनडीए क्लियर करने के लिए, एफकेट क्लियर करने के लिए, तो आप जरूर लाइए। और आशा करते हैं आपकी ये जो आपकी स्पीच है, या फिर आपने जो भी हमारे दर्शकों के लिए बोलने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, हमारी यूथ को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द लाइव एंड गिविंग योर दैट वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। चलते चलते मैं बस अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि मैं अगर एक छोटे से शहर से, छोटे से टाउन से आकर और एक एयरमैन बन के और वहां से एक सफर तय करके अगर मैं क्लास 1 ऑफिसर बन सकता हूँ, तो मुझे लगता है आप सब भी बन सकते हैं। बस हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए और मेहनत जरूर कीजिए अच्छे से। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच अनामिका फॉर होस्टिंग मी एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद सर।
तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा हमारी इस लाइव से। एंड हम आगे और भी आते रहेंगे। आई एम सो सॉरी कि सबका क्वेश्चन नहीं ले पाए। एंड मैं हिंदी में बोलने की कोशिश की हूँ और हिंदी में ही बोल रही थी। एंड आपके लिए आगे से और ज़्यादा हिंदी में लाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखनी चाहिए, एज बिकॉज यू पीपल आर ट्राइंग फॉर एपकैट और एनडीए के एग्जाम्स के लिए, तो इंग्लिश तो मैंडेटरी हो जाता है। तो हम अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते रहेंगे, बट फिर भी आप लोगों के लिए हम हिंदी में ही बोलने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन लाइव। एंड नेक्स्ट वापस आएंगे किसी नए गेस्ट के साथ, नए इंस्पिरेशंस के साथ, नई बातों को लेके, नई टेक्निक्स को लेके। एंड जो भी आपकी क्वेश्चंस हो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम जरूर उसमें बात करने की कोशिश करेंगे। पॉसिबल नहीं होता है 1 घंटे में सबका लाइव लेना, सबका सवालों का जवाब देना, बट हाँ इन जनरल आप सबके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के आ रहे हैं, तो आशा करते हैं हमारे गेस्ट से भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। सर जिस वे से बात किए हैं, जिस तरीके से बात किए, उनकी लाइफ की जर्नी, एंड बेसिकली आप जब किसी से बात करते हो, किसी गेस्ट से बात करते हो, उनकी एक्सपीरियंस, वो उन्होंने क्या क्या किया है, तो हम आगे चल के उस चीज़ों से हमारी हमको बहुत मदद मिलती है। तो आई होप नेक्स्ट टाइम हम ऐसी आपके लिए और बहुत सारी लाइव लेके आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट को लेके। एंड हम भी आपसे पूरी शुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन लाइव। एंड आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड जय हिंद।